हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइंस एग्जाम आपके यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था, उसके बारे में जनरल सी जानकारी ली थी। रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, रिप्रोडक्शन के चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, सामान्य स्टूडेंट्स के सामने आने वाली जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में भी अपने चर्चा की थी कि इस चैप्टर में स्टूडेंट को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सब के बारे में अपन सामान्य सी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब अपन अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम आज शुरू करते हैं जो अपना रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसके पॉइंट्स को। जो सबसे पहला पॉइंट है अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अपन एसेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन सेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी का जो पसंदीदा चैप्टर है रिप्रोडक्शन, स्टार्ट करते हैं अपन। शुरू करें? रेडी? जोश है एकदम सबका? जोश मीटर आप सबका हाई होना चाहिए बेटा, है ना? जिस जोश के साथ अभी आप बैठे हो उसी जोश के साथ आगे तक रहना है। देखो, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है उस वो कितने प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन से इसको पार्ट्स में बांटा गया है और किस किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तो अपन यहाँ रिप्रोडक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल लैंगिक जनन। देखो, आपको एसेक्सुअल लैंगिक जनन में क्या पढ़ना है। अपन बात करते हैं जनन की। तो जनन की जैसे अपने नॉर्मल सी डेफिनेशन कल देखी थी कि जनन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं जहां से कल अपन ने छोड़ा था चैप्टर को। देखो, बात करते हैं अपन जनन की। तो जो रिप्रोडक्शन है, अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। कल अपन ने पढ़ा था सजीवों के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल, इसमें केवल एकल जीव भाग लेता है। इसमें एकल जीव भाग लेता है और सेक्सुअल में दोनों जीव भाग लेते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, और जबकि अलैंगिक जनन है उसमें एकल जीव जनन में भाग लेता है, एकल जीव के द्वारा संतति उत्पन्न हो जाती है। तो ये किस प्रकार से होता है इसके बारे में अपने चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी इसकी विधियां हैं, कौन कौन से जीव इस प्रकार की प्रक्रियाओं को करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। देखो बेटा, सबसे पहले अपन परिचय देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे अभी बताया कि ऐसा जनन जिसमें केवल एकल जीव भाग लेता है, ऐसा जनन जिसमें केवल एकल जीव भाग लेता है बेटा क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसा जनन जिसमें एकल जीव, ध्यान रखना, एकल जीव से उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से पूर्णतः जनक के समान होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अलैंगिक जनन है, तो अलैंगिक जनन से जो बनने वाली संतति है वो पूर्ण रूप से अपने जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन में बनने वाली संतति पूर्ण रूप से अपने जनक के समान होती है, और इसमें केवल एक जीव भाग लेता है। अगर आपको नॉर्मल सी डेफिनेशन पूछे सेक्सुअल की तो क्या लिखना है कि इसमें केवल एक जीव भाग लेता है, और जो उत्पन्न संतति है वो पूर्ण रूप से अपने पेरेंट्स के समान होती है। अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब अलैंगिक जनन कौन कौन करता है, किस किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, उनकी डिटेल में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस चैप्टर में अलैंगिक जनन की अपन को कौन कौन सी विधियां दे रखी है। देखो बेटा, अपन अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत अपन को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अलैंगिक जनन में विखंडन, ठीक है, फ्यूजन। अलैंगिक जनन की जो फ्यूजन विधि है इसके अंतर्गत जो दो पार्ट है, द्विखंडन और बहुखंडन। ठीक है, बाइनरी और जो मल्टीफ्यूजन है दोनों के बारे में बात करेंगे। फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे अपन, यहाँ बडिंग की बात करेंगे, यहाँ रिप्रोडक्शन या रीजनरेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ अपन जो बीजाणु या स्पोर फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और जो टिश्यू कल्चर है अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सारी बेटा अपने अलैंगिक जनन की विधियां है। देखो बेटा, इस पार्ट में आपके सामने अब तक हो सकता है बहुत सारी समस्याएं थी, अपन थी कहेंगे। अगर आप मेरे से जुड़ गए ना,
मेरे से पढ़ने के बाद में आपके इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं रहेगी, आपको चुटकी में याद हो जाएगा। एकदम जोश के साथ बैठे रहो, ठीक है। और जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझो, बेसिक जो इनके कंसेप्ट है उनको समझते जाओ, डायग्राम से इनको समझते जाओ। इनकी जो डेफिनेशन है आप स्वयं बना लोगे, डेफिनेशन का निर्माण आप खुद कर लोगे, वर्णन आप खुद कर दोगे अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो ये जो बेसिक से चीजें हैं अपने लैंगिक जनन की जो विधियां हैं, जैसे विखंडन है, मुकुलन है, पुनरुद्भवन है, बीजाणु निर्माण है, कायिक जनन है या उत्तक संवर्धन, इन सब के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो चैप्टर है ना, ये जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल इस चैप्टर में से 100% क्वेश्चन आता ही है। तो आप इसको तो जहन में बैठा लेना कि ये चैप्टर तो हमें, ये जो पॉइंट है ये हमें याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल एकल जीव भाग लेता है, किस किस प्रकार से होता है अपन ने देखा, क्या क्या पढ़ना है अपन को। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फ्यूजन, विखंडन, ठीक है। किस प्रकार से होता है, किसे कहते हैं, देखो नाम में ये विखंडन का मतलब होता है टूटना, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। कि विखंडन में कोई भी जीव है वो 2 या 2 से अधिक, मिनिमम 2 या मोर देन 2 पार्ट्स, 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, विखंडन या फिजन कहलाता है, ठीक है। अपन बात करते हैं विखंडन या फिजन की। तो ऐसा जनन जिसमें जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विखंडित हो जाता है, विखंडन या फिजन कहलाता है। मान लो ये देखो सेल कोशिका है, ये इसमें इनका केंद्र है, न्यूक्लियस, ये वृद्धि करता है, वृद्धि करके 2 भागों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो एक सेल से या तो 2 सेल्स का निर्माण हो जाएगा, या अपन कहेंगे एक सेल से 2 से अधिक सेल्स का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। मुख्य रूप से 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में। तो किसी एकल कोशिका का विघटित होकर 2 या 2 से अधिक भागों में विखंडित होना फिजन कहलाता है, विखंडन कहलाता है। यानी विखंडन में जो मूल शरीर है वो 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक कोशिका एक वयस्क जीव में विकसित हो जाती है, ठीक है। अब इसमें अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि जो फिजन है वो 2 प्रकार का होता है, जो इसके हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। फिजन है 2 टाइप्स का होता है, जिसमें अपन पढ़ेंगे बाइनरी फिजन, द्विखंडन, और विखंडन, मल्टीफिजन, ठीक है। इन दोनों के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं, प्रत्येक से क्वेश्चन आते हैं, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना। यहाँ अगर पूछे विखंडन कौन करते हैं तो सभी सूक्ष्म जीव आ जाएगा, जिसमें अपन बात करते हैं अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया, युगलिना हो गया, बहुत सारे जीव जो एक कोशिकीय जीव है या कुछ सरल बहुकोशिकीय जीव है वो भी फिजन की क्रिया दर्शाते हैं, विखंडन की क्रिया दर्शाते हैं। विखंडन 2 प्रकार का होता है, किस किस प्रकार से होते हैं देखो, देखते हैं अपन बात करते हैं सबसे पहले बाइनरी फिजन, द्विखंडन की। देखो बेटा इसमें छोटे क्वेश्चन ज्यादा बनाता है, आपको इसके बारे में डेफिनेशन पूछने की जगह ये पूछ लेगा कि जो बाइनरी फिजन है वो किस में पाया जाए, ठीक है। तो सबसे मुख्य अगर बाइनरी फिजन है तो अपन बात करेंगे अमीबा की। बाइनरी फिजन पाया जाता है अमीबा में, पैरामीशियम में, पैरामीशियम में, ठीक है, लेशमानिया में। ये उदाहरण वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण आपके लिए, ध्यान रखना किस में पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखो द्विखंडन में क्या होता है, किसी भी जीव की जो कोशिका है, कोशिका है वो 2 भागों में विभक्त हो जाती है, एक सेल से 2 सेल का निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है, द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। जो सेल कोशिका है वो विघटित होगी, केंद्रक वृद्धि करेगा, केंद्रक में विभाजन होगा, केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, वो भी धीरे धीरे विघटित होकर जो इसकी सेल है वो 2 भागों में विभक्त हो जाती है और 2 नए जीवों का निर्माण करते हैं। देखो कैसे, अपन पढ़ते हैं अमीबा में द्विखंडन। अपन बात करते हैं किसमें बेटा, ये किसमें, अमीबा में द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन अमीबा में, ठीक है। किस प्रकार से होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायग्राम एनसीईआरटी का है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो यही डायग्राम बना के आना है अमीबा का, ठीक है। देखो अमीबा में जो द्विखंडन है ना वो इरेगुलर होता है,
तीन टाइप से होता है द्विखंडन। एक तो इरेगुलर मतलब कहीं से भी, एक हो जाता है लॉन्गिट्यूड बिल्कुल सीधा अनुप्रस्थ, एक होता है बिल्कुल बीच में से दो भागों में बढ़ जाना। तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले अमीबा में। देखो ये आपके अमीबा की एक सेल दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये केंद्रक। अमीबा में ये वाला हिस्सा किसका है? केंद्रक का। और ये कोशिका झिल्ली, ठीक है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। अब अमीबा में ये जो केंद्रक है ना वृद्धि करेगा धीरे धीरे, देखो वृद्धि करेगा और वृद्धि करते हुए दो न्यूक्लियस का निर्माण कर लेगा, दो केंद्रकों का निर्माण कर लेगा, ठीक है। इसके बाद में दोनों केंद्रक अलग अलग हो जाते हैं, दिखाई दे रहा है आप सभी को? दोनों केंद्र क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद में अमीबा में ये खांच पड़ना प्रारंभ हो जाएगी, यानी जो कोशिका झिल्ली है साइटोप्लाज्म है वो भी दो भागों में विभक्त हो जाएगा और अंत में दो पुत्री सेल्स का, दो डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाएगा, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण। तो सीधी सी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि द्विखंडन में जीव का केंद्र के दो भागों में विभाजित हो जाता है, उसके बाद में कोशिका द्रव्य भी दो भागों में विघटित हो जाता है और दोनों भाग पृथक पृथक होकर नए जीव का निर्माण कहलाता है, कर लेता है। क्या कहलाता है? बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। ये डायग्राम अच्छे से समझ लेना बेटा, ठीक है। इसको देखो डेफिनेशन देखते हैं अपन डिटेल में। ये डेफिनेशन अपन इसी प्रकार से लिख के आनी है अपन को। देखो क्या हो रहा है, एक बार और इसको समझ लेते हैं कि द्विविभाजन या द्विखंडन के दौरान सबसे पहले केंद्रक का, न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है। उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म है वो भी दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है? दो संतति जीवों का। इसे हम क्या कहते हैं? द्विखंडन। उदाहरण वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अमीबा, पैरामीशियम, एक और आएगा अपना लेशमानिया, ठीक है, लेशमानिया। क्लियर है? अब ये जो अमीबा में अपन ने द्विखंडन पढ़ा पहले, इससे पहले वाले डायग्राम में, वो इरेगुलर था, अनियमित द्विखंडन था। यानी जैसे ये अमीबा था, ये यहां से भी दो भागों में विभक्त हो सकता है, यहां से भी 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 हो सकता है। यानी अमीबा को किसी भी स्थिति से काटे ये दो भागों में विभक्त होकर दो नए जीवों का निर्माण कर लेता है। लेकिन एक जीव है लेशमानिया, उसमें इरेगुलर नहीं होता, उसमें अनुप्रस्थ द्विखंडन या लॉन्गिट्यूड द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है। लेशमानिया में ध्यान रखना ये मनुष्य में कालाजार रोग फैलाता है। कौन सा रोग फैलाता है बेटा? कालाजार। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि मानव में, मनुष्य में कालाजार रोग का रोगाणु कौन सा है, कौन सा जर्म्स फैलाता है? लेशमानिया। लेशमानिया में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है। देखो ये आपको एक लेशमानिया की संरचना दिखाई दे रही है, कैसे होगा? तो लेशमानिया के सिरे पर एक कोड़े के समान संरचना होती है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक कोड़े के समान संरचना है। अब लेशमानिया में होगा क्या कि सबसे पहले ये जो केंद्रक है वो वृद्धि करेगा और जो ये कोड़े के समान वाली संरचना है ये विभाजित होना शुरू हो जाएगी, इसमें एक और निर्माण होने लग जाएगा। दिख रहा है आपको? ये तो पहले से थी और साथ के साथ दूसरी का निर्माण होने लग गया। इसके बाद में केंद्रक के दो भागों में लगभग विभाजित होने वाला होता है और इस रचना का निर्माण विकसित होता रहता है। आगे ये और ज्यादा विकसित हो जाती है और केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है। जैसे ही केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है, इस रचना का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है और लेशमानिया में यहाँ वाले हिस्से से खांच पड़ना प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे ये खांच बढ़ती जाती है और दो नए लेशमानियों का निर्माण करती है। यानी किसी निश्चित तल से, ध्यान रखना लेशमानिया में जो जनन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? निश्चित तल से। ऐसे नहीं कि अपन लेशमानिया को यूं काट दें, नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक निश्चित तल से बिल्कुल इस प्रकार से ही इसमें जनन होगा, ठीक है, बिल्कुल अनुप्रस्थ। क्लियर है? ये लेशमानिया कालाजार रोग फैलाता है। एक अपने पैरामीशियम है, पैरामीशियम में जो जनन होता है वो इस प्रकार से होता है, यहां से, ठीक है, बिल्कुल आडी काट के हिसाब से होता है। तो ये तीन प्रकार से बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। अपने दो दे रखे हैं, एक तो अमीबा और एक लेशमानिया, दोनों ध्यान रखना। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आप बार बार प्रैक्टिस करके ये डायग्राम जरूर बनाना। एक डायग्राम मिनिमम 2 मार्क्स कैरी करता है अपने साथ, ठीक है। तो ये अमीबा में हो गया और लेशमानिया में हो गया बाइनरी फ्यूजन। अब सेकंड बात करते हैं अपन
बहुखंडन या मल्टीफ्यूजन की, ठीक है। अच्छा इसमें देख लो कि जो द्विखंडन है उसमें कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान संरचना पाई जाती है, ठीक है। विप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनमें एक निर्धारित तल से ही द्विखंडन होता है, जो कि अपन ने कहा था लॉन्गिट्यूड वाला क्षेत्र है, वहां से द्विखंडन होता है। ध्यान रखना ये कालाजार फैलाता है मनुष्य में। अपन बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन, ठीक है। बहुखंडन या मल्टीपल फ्यूजन, मुख्य रूप से इसका उदाहरण है, अपन बात करेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसमें पाया जाता है बेटा? प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, ये आपका एक प्लाज्मोडियम का डायग्राम है, ये क्या है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के चारों ओर एक कठोर आवरण पाया जाता है, ठीक है। इस आवरण के भीतर एक बीच में एक केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों ओर ये कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें कि जो केंद्रक है बार बार विभाजित होता है और अनेक, ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं अनेक सेल्स, ठीक है, एक केंद्रक से अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है बेटा, ठीक है। अनेक केंद्रकों का निर्माण और इनके चारों ओर एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। दोहरी झिल्ली का आवरण, इनके ऊपर किसका निर्माण होता है? आवरण। ये आवरण क्या करता है? जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, कौन सी परिस्थितियां? प्रतिकूल, जिसके अनुकूल प्लाज्मोडियम नहीं होता, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जो आवरण है इन न्यूक्लियस की रक्षा करता है, ठीक है, इनको बचाए रखता है। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल आती है, जैसे ही परिस्थितियां क्या होती है? अमीबा की अनुकूल होती है, जो सिस्ट है ये ब्लास्ट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। तो जो सिस्ट है वो ब्रेक्स होती है, जो डॉटर सेल्स है वो बाहर निकालकर अनेक पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, अनेक प्लाज्मोडियम का निर्माण करती है। तो ये कहलाएगा बहुखंडन। एक सेल से अनेक जीव, एक सेल से अनेक जीवों का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ साइटोप्लाज्म में विखंडित नहीं हो रहा, केवल और केवल आपका जो केंद्रक है न्यूक्लियस है उसी का बार बार विखंडन हो रहा है। बार बार विखंडन के द्वारा अनेक डॉटर सेल्स का ये निर्माण करता है और जब सिस्ट फटती है, आवरण फटता है अनुकूल परिस्थितियों में, तो अनेक जीवों का निर्माण हो जाता है। तो ये बहुखंडन ध्यान रखना बेटा, डायग्राम इंपॉर्टेंट है इनके। ये सारी जो अलैंगिक जनन की विधियां हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड है वो सारे ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब अपन इसको एक बार और देख लेते हैं कि किस प्रकार से हो रहा है। देखो बेटा ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपके एनसीईआरटी, उसमें ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये पूरा प्लाज्मोडियम है, ये दोहरी झिल्ली का आवरण है जो इसकी रक्षा करता है और ये जो अंदर दिखाई दे रहा है ये डॉटर सेल्स है, असंख्य डॉटर सेल। जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती है ये फट जाता है और ये रिलीज हो जाती है, ठीक है। यानी एक कोशिकीय जीव जैसे प्लाज्मोडियम में अपने ऊपर क्या बना लेता है? एक कठोर आवरण का निर्माण करता है जिसे सिस्ट कहते हैं अपन, ठीक है। और इसका जो केंद्रक है कोशिका द्रव्य के बिना, ध्यान रखना कोशिका द्रव्य के बिना इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, कोशिका द्रव्य का विभाजन बिल्कुल नहीं होता। अनेक बार विभाजित होकर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है, अनेक पुत्री कोशिकाओं का, डॉटर सेल्स का ये निर्माण करता है। और जैसे ही परिस्थितियां इसके अनुकूल आती है, जैसे ही परिस्थितियां क्या आती है? अनुकूल आती है, ये जो सिस्ट है फट जाती है, जो सिस्ट है वो फट जाती है और असंख्य जीवों का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो प्लाज्मोडियम है बेटा वो मनुष्य में कौन सा रोग फैलाता है? पर मलेरिया। मनुष्य में कौन सा, मानव में कौन सा रोग फैलाता है? मलेरिया। तो मलेरिया रोग का परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। आप एक बच्चे कहेंगे सर अब तक तो हम ये पढ़ते आ रहे थे कि मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है। बेटा फैलता मच्छर के द्वारा ही है, मादा एनाफिलीज मच्छर जो मलेरिया रोग का वाहक है ना, जो इस प्लाज्मोडियम को लेकर ले जाता है, ठीक है, इसका वाहक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। लेकिन जो परजीवी है वो प्लाज्मोडियम है। अगर परजीवी पूछे तो आपको प्लाज्मोडियम ही करना है। ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से इंपॉर्टेंट से। काफी बच्चों ने गलत किया, काफी बच्चे मादा एनाफिलीज मच्छर लिख के आए थे उस टाइम भी, तो ये ध्यान रखना। परजीवी का नाम पूछे तो प्लाज्मोडियम और अगर वाहक पूछे तो आएगा मादा एनाफिलीज
मच्छर। ठीक है, अच्छा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बोर्ड में आ गया ये भी क्वेश्चन कि जो बाइनरी फ्यूजन है और जो मल्टीपल फ्यूजन है दोनों में डिफरेंस क्या है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार अलग है, या प्लाज्मोडियम में जनन और अमीबा में जो जनन है उसमें क्या डिफरेंस है। तो बेटा उनमें जो डिफरेंस है उसका मतलब उनकी जनन की विधियों की बात कर रहे हैं, तो वहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वो क्वेश्चन को घुमा रहा है केवल। ठीक है, तो द्विखंडन में क्या करोगे कि यहाँ जो न्यूक्लियस है दो भागों में विभाजित हो जाता है, जबकि मल्टीपल में क्या हो जाता है, अनेक, दो में नहीं अनेक, दो से अधिक। वो अनुकूल उसके लिए किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, द्विखंडन किसी भी परिस्थिति में। ये किसमें होता है बेटा, प्रतिकूल परिस्थितियों में विखंडन होता है, अनुकूल परिस्थितियों में जो सिस्ट है वो फट जाती है। उसमें केवल दो जीवों का निर्माण होता है, इसमें अनेक जीवों का निर्माण होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है, द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो ये आपके जनन की दो विधियां हो गई। अब अपन थर्ड पे चलते हैं, फ्रिगमेंटेशन या खंडन। देखो किस प्रकार से होता है, ये उदाहरण वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको ढंग से याद कर लेना। फ्रिगमेंटेशन खंडन किसमें पाई जाती है बेटा, स्पाइरोगायरा। किसमें होती है, स्पाइरोगायरा में। देखो स्पाइरोगायरा क्या कहता है, मैं वृद्धि करता है आराम से, और ये कहता है मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं कहीं से भी टूट जाऊं, आप मेरे को जितने टुकड़े करोगे ना मैं उतने भागों में नए जीव बना लूंगा, है ना। तो जितने भागों में ये विभक्त होता है कहीं से भी। अच्छा ये ध्यान रखना, जो स्पाइरोगायरा ना यूनिसेल्युलर नहीं है, मल्टी सेल्युलर है, बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय। जो अब तक अपन ने पढ़े थे वो एक कोशिकीय थे, ये बहुकोशिकीय है। ठीक है, इसमें ये अलग अलग कोशिकाएं हैं, एक दो तीन, बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो इसमें ये जो सबसे पहले है ये वृद्धि करता है, विकसित होता है। सबसे पहले क्या होता है, विकसित। जैसे ये कहता है कि मैं अब विकसित हो चुका हूं, तो जैसे इसको लगता है अपन विकसित हो गए, ये दो भागों में तीन भागों में विभक्त हो जाता है। देखो एक स्पाइरोगायरा से दो स्पाइरोगायरा का निर्माण हो गया, दो डॉटर सेल का निर्माण हो गया। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि कुछ सरल बहुकोशिकीय जीवों में, जैसे आपके कवक हो गए, शैवाल हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। जैसे ही वृद्धि करते हैं विकसित हो जाते हैं, ये दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाते हैं, और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ है, तो इस प्रकार से खंडन। तो आपको खंडन में क्या बताना है, ये डायग्राम देख लेना, इसका एनसीईआरटी में नहीं दे रखा लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, खंडन, इसमें जीव वृद्धि करते हैं, जब ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं तो दो या अनेक भागों में विभक्त हो जाते हैं, और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, उसे अपन कहते हैं खंडन। बेटा कंसंट्रेट रखना, बिल्कुल ध्यान आपका यही होना चाहिए। एक एक जो मेथड है आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल अपना ध्यान नहीं गंवाएं, अपना ध्यान यही बनाए रखें और एक एक चीज को समझते चले। ये 8 मार्क्स का चैप्टर है, मैं पहले बता देता हूं बेटा, 7 मार्क्स का, सॉरी। जे क्रम के बाद में अगर किसी चैप्टर के सबसे ज्यादा मार्क्स है बायोलॉजी में तो वो इसी चैप्टर के हैं, रिप्रोडक्शन के, और सबसे अच्छा चैप्टर है जिसको आप आनंद के साथ पढ़ना भी चाहोगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जा रहा है, अच्छी अच्छी विधियों का उपयोग किया जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये हो गया आपका खंडन। तो इसके बाद में अपने अगली विधि पे चलते हैं, बात कर, ये देखो खंडन में अपन एक बार और देख लेते हैं इसको, क्या हो रहा है खंडन में कि सरल बहुकोशिकीय जीवों में होता है, कवक और शैवाल जैसे जीवों में इनका जो शरीर है वृद्धि करके अनेक खंडों में टूट जाता है, और प्रत्येक खंड क्या करता है बेटा, नए जीव का निर्माण करता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो ये हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन। अब अपन बात करते हैं बडिंग, मुकुलन, बडिंग। ठीक है, अपन बडिंग की बात करते हैं, किसमें पाया जाता है, ये मुख्य रूप से बेटा हाइड्रा में, यीस्ट में, यीस्ट में हो गया, हाइड्रा हो गया, इन जीवों में ये पाया जाता है। देखो डेफिनेशन समझते हैं अपन, सबसे पहले मुकुलन होता है, अपन कहेंगे कि कुछ सरल बहुकोशिकीय जीव है, उनके आधार भाग से, उसकी जो सेल होती है उसके आधार भाग से एक उभार निकलता है, एक छोटा सा बड निकलता है, जिसे अपन मुकुल कहते हैं या बड कहते हैं। ठीक है, ये बड क्या करता है, मेन जीव से, जो मुख्य इसका मात्र जीव है, पेरेंट सेल से ये पोषण प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और विकास करता रहता है। धीरे 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 जैसे ये पूर्ण विकसित हो जाता है, ये पैतृक सेल से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। जैसे देखो हाइड्रा में कैसे हो रहा है, ये आपका एक हाइड्रा है, ये जो स्पर्शक है, ये स्पर्शक है बेटा, ध्यान रखना, है ना, स्पर्शक।
इनसे ये भोजन वगैरह कीटों को पकड़ने का काम करता है। तो यहां से जो ये सेल दिख रही है इसकी, ये देखो ये इसकी संरचना दिख रही है, यहां से प्रारंभ में एक उभार निकलेगा बेटा, ठीक है, क्या निकलेगा, उभार। इस उभार को आप कह सकते हो मुकुल या बड, मुकुल या बड, ठीक है, मुकुल या बड कहते हैं। अब ये क्या करता है, इससे पोषण प्राप्त करता है और धीरे धीरे वृद्धि करता है, ठीक है, वृद्धि कर रहा है, धीरे धीरे वृद्धि करता है और वृद्धि करने के बाद में ये देखो पूर्ण विकसित हो जाता है। जैसे ही पूर्ण विकसित होता है ये यहां से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। आपको ये पूछा जा सकता है मुकुलन किसे कहते हैं या हाइड्रा में मुकुलन को समझाइए, तो आप ये कहोगे कि हाइड्रा जैसे बहुकोशिकीय जीवों में शरीर के या कोशिका के पार्श्व भाग से एक बड निकलता है, एक उभार निकलता है, उस उभार को हम क्या कहते हैं बेटा, बड या मुकुल कहते हैं। मुकुल हाइड्रा से पेरेंट सेल से पोषण प्राप्त करता है और वृद्धि करता है। जैसे ये पूर्ण विकसित हो जाता है अपनी मात्र पेरेंट सेल से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है। इसको अपन आगे देखते हैं डेफिनेशन के रूप में किस प्रकार से लिखना है आपको। देखो देखो बेटा, बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रा में कायिक जनन या जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रा के आधार से कुछ ऊपर, यहां देख सकते हो आप इस जगह, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, यहां पर कुछ उभार या कुछ कोशिकाएं विभाजित होकर एक छोटी कलिका का निर्माण करती है जिसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, ठीक है। यह मुकुल लगातार वृद्धि करता है, यह मुकुल वृद्धि करता है और मात्र जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है, यानी पहले पोषण प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करके वृद्धि करता रहता है, उसके बाद में मात्र जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। क्या कहलाता है बेटा, मुकुलन कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है, मुकुलन कहलाता है। किस किस में पाया जाता है, हाइड्रा और यीस्ट में ये पाया जाता है, ठीक है। ये डायग्राम ध्यान रखना, एनसीईआरटी का डायग्राम है, जरूर जरूर याद रखना। अब अपन आगे बात करते हैं बेटा रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की। क्या होता है रीजनरेशन, दोबारा बनाना। रीजनरेशन का मतलब क्या हो गया, दोबारा निर्माण करना। किसका बेटा, किसी भी भाग का, एक जीव से दूसरा जीव। जैसे अच्छा आपने छिपकली देखी है, घरों में आपके छिपकली होती है, जब कभी छिपकली को खतरा महसूस होता है वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है, पूंछ कट जाती है, उसके बाद में उस पूंछ की जो कोशिकाएं धीरे 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 वृद्धि करके एक नए जीव में विकसित हो जाती है। जैसे अगर ये पूंछ काटी तो ये पूंछ यहाँ से वापस वृद्धि करके पूर्ण रूप से नई पूंछ का निर्माण कर लेगी, ठीक है। स्टारफिश, उसमें जब उसकी एक बाजू कट जाती है तो ये बाजू धीरे 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 वृद्धि करके पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तो ये तो है अंगों में पुनरुद्भवन। लेकिन बेटा कुछ जीवों में इस प्रकार की क्षमता पाई जाती है कि अगर उस जीव को कहीं से भी काट दिया जाए, अगर उसके कहीं से भी आप टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर लेगा। इसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। देखो कैसे होता है, मुख्य रूप से ये प्लेन एरिया में होता है। प्लेन एरिया में देखेंगे अपन, प्लेन एरिया, ठीक है। देखो ये एक प्लेन एरिया है, ठीक है, ये इस प्रकार से प्लेन एरिया की संरचना है। ये यहां पर है, इनके बेटा आखिर नहीं है लेकिन ये प्रकाश ग्राही केंद्र होते हैं ना, जो प्रकाश को पता लगाते हैं। अब यहां पर ये जो मान लो इसका सिर है, ये इसका मिडिल और ये टेल। अगर इसको तीन भागों में काट दिया जाए, सिर को अलग कर दिया, मिडिल भाग को अलग कर दिया और इसकी टेल को अलग कर दिया, ठीक है, तीन पार्ट हो गए। अब ये क्या करेगा, यहां की कोशिकाएं तीव्रता से वृद्धि करते करते मिडिल पार्ट का और टेल का निर्माण करेगी। ये जो सिर वाला हिस्सा है ये तो किसका निर्माण करेगा, मिडिल और टेल का। ये जो मिडिल वाला हिस्सा है इससे धीरे धीरे एक तो सिर विकसित होगा, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट से धीरे धीरे टेल विकसित हो जाएगी, हो रहा है। इसी प्रकार नीचे जो टेल थी वो टेल क्या करेगी, मिडिल पोर्शन का, और मिडिल पोर्शन किसका निर्माण कर लेगा, सिर का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार से देखो एक प्लेन एरिया अपन ने तीन टुकड़ों में विभाजित किया तो इससे तीन नए प्लेन एरिया का निर्माण हो, तीन नए प्लेन एरिया का निर्माण हो गया, ठीक है। तो एक प्लेन एरिया से तीन प्लेन एरिया कैसे वृद्धि करेगा, जहां से इसको कट करोगे वहां से प्रत्येक कोशिका वृद्धि करेगी और वृद्धि करके नए प्लेन एरिया का निर्माण कर लेती है, ठीक है बेटा, ध्यान में रहेगा, समझ में आया, ठीक है। देखो
कुछ जीवों के शरीर को छोटे छोटे खंडों में काट देने पर प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण होता है। किस किस में? हाइड्रा में भी ऐसे ही होता है, प्लेनेरिया में भी ऐसे ही होता है, और स्पंज में भी। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, ये एग्जाम्पल है ना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको ये पूछा जा सकता है, प्लेनेरिया में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? तो वहां अपन को याद होना चाहिए कि रीजनरेशन या पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में पाया जाता है। देखो ये किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं कि प्लेनेरिया में जो द्विखंडन है उसके लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। प्लेनेरिया के पास क्या होता है बेटा? विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती है, ठीक है, विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती है, विशिष्ट कोशिकाएं होती है, ठीक है। क्या करती है? इन कोशिकाओं के विभाजन से विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और उत्तक बनते हैं। ये जब विशिष्ट कोशिका इनको काट दिया जाता है तो इससे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनती है, उत्तक बनती है। किसी कारणवश इनके टुकड़े हो जाने पर नए जीव का निर्माण करती। किसी भी कारण से अगर अपन इसको टुकड़े टुकड़े कर दें तो एक प्लेनेरिया से अनेक प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। तो ये आपकी पूरी प्लेनेरिया की कहानी है। अब अपन बात करते हैं बेटा बीजाणु द्वारा जनन। आपके जो जनन की अगली विधि है वो है बीजाणु जनन। अच्छा, ये मोस्ट मान के चलना इस साल के लिए है ना, 2025 के लिए ऐसे लग रहा है कि ये वेरी मोस्ट है। बीजाणु जनन या रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, ठीक है। मुख्य रूप से किसमें अपन बात करते हैं? राइजोपस में, राइजोपस में, सब म्यूकस में, म्यूकस। आपने ब्रेड देखी है अपने घरों में? आप ब्रेड खरीद के ले आओ, वर्षा का रेनी सीजन तो है ही, उसे अगर आप 2, 4, 5 दिन के लिए रख दोगे तो आपको ब्रेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा एक जाल सा दिखाई देगा, कवक का, ठीक है। काला काला काले काले स्पॉट्स दिखाई देंगे ना, डार्क स्पॉट दिखाई देंगे, है ना, कवक के रूप में, कवक जाल के रूप में। वो जो डार्क स्पॉट है ना बेटा, वो किसके हैं? राइजोपस के। वो उस डार्क स्पॉट के माध्यम से जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है। तो अगर आपको ये पूछे कि बीजाणु जनन किसे कहते हैं या राइजोपस में बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है, तो ध्यान रखना, ये जो बीजाणु राइजोपस में जो जनन होता है उसमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। जनन के लिए क्या पाई जाती है बेटा? विशिष्ट संरचना पाई जाती है, विशिष्ट संरचना पाई जाती है, विशिष्ट कोशिका होती, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं स्पोर, बीजाणु। जो विशिष्ट प्रकार की संरचना है वो क्या है? बीजाणु। देखो ये मान लो एक बीजाणु है, कोशिका है, इसमें ये जो बीजाणु दानी है इसके अंदर का छोटे छोटे स्पोर्स बनते, ठीक है। किसका निर्माण हो रहा है? स्पोर्स का निर्माण हो रहा है, इन्हें अपन कहते हैं बीजाणु। ये क्या है बेटा? बीजाणु। और ये जो ऊपर भित्ति है, आवरण है, ये इस स्पोर्स की रक्षा करता है। किससे? मान लो हाई टेम्परेचर हो या कोई कीट वगैरह हो, उन सब से ये बचा के रखता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है, इनके टेम्परेचर जैसे ही वातावरण का इनके अनुकूल होता है, ये जो बीजाणुदानी है ना, ये बीजाणुदानी बेटा भ्रष्ट हो जाती है, फट जाती है, ठीक है। और प्रत्येक स्पोर्स मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से गति करके अनेक जीवों का निर्माण करते हैं, ठीक है। सरल बहुकोशिकीय जीव है ये भी, ठीक है, जीवों के अंतर्गत आते हैं ये। सरल बहुकोशिकीय जीव है, जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की जनन संरचनाएं पाई जाती है। विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है? जनन संरचनाएं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? स्पोर्स या बीजाणु कहते हैं, ठीक है, बीजाणु कहते हैं। इन बीजाणु के चारों ओर बीजाणुधानी, बीजाणुओं का निर्माण किसमें होता है? बीजाणुधानी में। किसमें होता है? बीजाणुधानी में। बीजाणुधानी के चारों ओर एक कठोर आवरण होता है जो इनकी रक्षा करता है, जो इनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही वातावरण इनके अनुकूल आता है बेटा, ये ब्रस्ट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है झिल्ली, और प्रत्येक जो स्पोर्स है वो स्वतंत्र होकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये डायग्राम ध्यान रखना। इसकी डेफिनेशंस देखते हैं किस प्रकार से हो रहा है। देखो बेटा, सरल बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट जनन संरचना पाई जाती है, जिसे अपन बीजाणु कह रहे थे, जो जनन में भाग लेती है, ठीक है। राइजोपस में ये बीजाणुधानी में, राइजोपस में क्या होती है? बीजाणुधानी। उस बीजाणुधानी में स्पोर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? स्पोर्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। ये बीजाणुधानी, इस बीजाणुधानी में छोटे छोटे ये स्पोर्स होते हैं, ठीक है। और इन बीजाणुओं के चारों ओर एक आवरण होता है। इनके चारों ओर क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है, जो इनकी रक्षा करता है, ठीक है। जो अनफेवरेबल कंडीशन है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वो उनमें इनकी रक्षा करता है ये कठोर आवरण। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती है,
जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती है बेटा, ये जो आवरण है ये फट जाता है, ये जो आवरण है ये फट जाता है और बीजाणु स्वतंत्र होकर गति करते हैं। अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल परिस्थितियां आने पर बीजाणुधानी फट जाती है और प्रत्येक बीजाणु वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करते हैं, म्यूकस और राइजोपस। मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है बेटा? म्यूकस में और राइजोपस में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य विधियां हैं आपके अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की एक एसेक्सुअल लैंगिक जनन की एक और विधि जिसे अपन कहते हैं कायिक जनन। ठीक है, वेजिटेबल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अंतिम विधि है बेटा आपके जो रिप्रोडक्शन है उसकी अंतिम विधि है एसेक्सुअल की कायिक जनन। देखो कायिक जनन में क्या होता है, ये सामान्यतः प्लांट्स में पाई जाती है। सामान्यतः किसमें होती है? प्लांट्स में। तो पौधे के कायिक भाग, जो आपके प्लांट्स है उनके कायिक भाग, ठीक है, कायिक भाग कौन कौन से? जड़, ठीक है, तना, पत्ती, ठीक है, इनसे नए पौधे का निर्माण होना। इनसे क्या हो जाता है बेटा? नए पौधे का निर्माण करना, नए प्लांट्स की फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है? कायिक जनन। अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो अपन क्या कहेंगे कि किसी प्लांट्स, किसी पौधे के कायिक भाग, जड़, रूट, तना, स्टेम और पत्ती, लीफ से नए प्लांट्स की फॉर्मेशन करना, नए प्लांट्स का निर्माण करना, नए पौधों को उगाना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन कहलाता है। जैसे आप उदाहरण दे सकते हो जड़ के द्वारा। जड़ के द्वारा आप किसका उदाहरण देखोगे कि स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है, शक्कर। आप तने में दे सकते हो आलू, आलू के द्वारा, ठीक है, आलू, आपने आलू देखा है उस पे छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है, इन कलिकाओं से प्लांट्स का निर्माण हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये तने द्वारा, ठीक है, भूमिगत तना होता है। लीफ के द्वारा आप ध्यान रखना बेटा, ब्रायोफिलम इंपॉर्टेंट है ये, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में लीफ के द्वारा, जो ब्रायोफिलम की लीफ है उस लीफ के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है इस प्रकार, ठीक है, छोटी छोटी कलिकाएं होती है। ये जब लीफ है टूटकर नीचे गिर जाती है भूमि में तो ये कलिकाएं वृद्धि करके एक नए पौधे का निर्माण करती है, ठीक है। अच्छा, ये दो प्रकार से हो सकता है कायिक जनन, एक तो प्राकृतिक, एक तो प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम, मनुष्य द्वारा। प्राकृतिक में जैसे ये स्वीट पोटैटो है, आलू है, ब्रायोफिलम है, ये सब है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ही तो प्रकार है। लेकिन जैसे अपन बात करते हैं कृत्रिम में, कृत्रिम में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे कलम लगाना, कलम लगाना, ग्राफ्टिंग, ठीक है, लेयरिंग, दाब लगाना जिसे कहते हैं लेयरिंग। इन विधियों के द्वारा भी, जो कृत्रिम रूप है मनुष्य के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जाता है। क्या फायदा है इससे? इससे क्या है, स्वच्छ पौधे, रोगों से मुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल देख लेते हैं। ये परिभाषा है कि पौधे के कायिक भाग, जड़, तना एवं पत्ती तथा कलिका से नए पौधों का निर्माण करना कायिक जनन कहलाता है। उदाहरण ध्यान रखना, आपके गन्ना, गुलाब, अंगूर और आलू में ये पाया जाता है, ठीक है। अब इसके टू टाइप्स आपको बता दिए। अब ध्यान रखना, ये अपने इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, ब्रायोफिलम, ठीक है। देखो ब्रायोफिलम जो पत्ती होती है इसके किनारों पर ये देखो छोटी छोटी कलिकाएं हैं, दिख रही है आपको ये कलिकाएं? इन कलिकाओं से देखो ये रूट्स का निर्माण हो गया, ठीक है, रूट्स का निर्माण हो रहा है। जब ये लीफ टूटकर मृदा में गिर जाती है, मिट्टी में नीचे दब जाती है, तो यहां से ये जो पत्तियां हैं, ये कलिकाएं हैं, ये वृद्धि करके नए प्लांट्स का निर्माण कर लेती है। यानी पत्तियों पर असंख्य कलिकाएं पाई जाती है, ये विकसित होकर मृदा में गिर जाती है और नए पौधे का निर्माण करती है, नए प्लांट्स का निर्माण करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ब्रायोफिलम। तो ये आपके कायिक जनन हो गया, ठीक है। कायिक जनन किसे कहते हैं? पौधे के कायिक भाग, जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का निर्माण होना कायिक जनन कहलाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, जैसे गुलाब है, आलू है, गन्ना है, ब्रायोफिलम है, इन सब में जो रिप्रोडक्शन है वो कायिक भागों के द्वारा। अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है बेटा, टिश्यू कल्चर।
देखो टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, अपन पौधे के किसी भी भाग से, जो पौधा है पौधे के किसी भी भाग से एक उत्तक कोशिका लेते हैं, कोई कोशिका प्राप्त करते हैं उत्तक। जैसे ये एक प्लांट्स है, यहां से अपन एक सेल प्राप्त की, ठीक है, एक सेल, एक टिश्यू लिया। इस टिश्यू को अपन ने क्या किया बेटा, पोषक माध्यम में रखा। कौन से माध्यम में रख रहे हैं, पोषक माध्यम। ये कौन सा माध्यम है, पोषक माध्यम है। इसमें क्या है, जैसे मान लो हार्मोन्स है, ठीक है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, इस प्रकार का ये घोल है, ठीक है। यहां पर ये अपने टिश्यू रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर अपने क्या रखा है, टिश्यू रखा है। जैसे ये टिश्यू इसे पोषक माध्यम में रखते हैं, इसकी कोशिकाएं बार बार विभाजित हो जाएगी। टिश्यू की जो उत्तक है उसकी कोशिकाएं बार बार विभाजित होगी और कोशिकाओं का एक समूह बना लेगी। ये क्या है बेटा, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह, जिसे हम क्या कहते हैं, केलस। क्या कहते हैं बेटा, केलस कहते हैं। यहां से कोशिकाओं का समूह बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, केलस। ये केलस वृद्धि करता है और भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। इसे अपन दूसरे पोषक माध्यम में भी रखते हैं, वृद्धि वाले माध्यम में। यहां से ये भ्रूण का एम्ब्रियो का निर्माण होता है, फिर इस एम्ब्रियो से यहां से इनके रूट्स, जड़ों का निर्माण होगा, प्रोह का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो यहां पर, जैसे ये प्लांट के रूप में ग्रो होगा, इसे भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाता है और नए पौधे के रूप में ये विकसित हो जाता है। तो ध्यान रखना, टिश्यू कल्चर में आप क्या लिखना है कि टिश्यू कल्चर में पौधे के किसी भाग से एक टिश्यू प्राप्त किया जाता है, उत्तक प्राप्त किया जाता है। इस उत्तक को पोषक माध्यम में रखते हैं, इस पोषक माध्यम में कोशिकाएं विभाजित होती है और केलस बनाती है। इस केलस को दूसरे पोषक माध्यम में रखते हैं, जिससे ये दूसरे पौधे में विकसित हो जाता है, नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। ये संपूर्ण प्रोसेस क्या कहलाती है बता, टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। याद रखना, बहुत सिंपल है, इजी है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखें। एक बार इसको अपन डेफिनेशंस के रूप में देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो बेटा, थोड़ा ध्यान देना, सिंपल सा है कि इस विधि में पौधे के उत्तक या उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष भाग से अलग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, इस उत्तक या उसकी कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोशिकाएं विभाजित होती है और कोशिकाओं का समूह बनाती है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं बेटा, केलस। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ध्यान रखना, केलस का निर्माण करती है, ठीक है। फिर इस केलस को अन्य वृद्धि हार्मोन युक्त माध्यम में रखा जाता है, जिससे इसे जड़ और प्रोह, जड़ और प्रोह आने पर ये पौधे को मिट्टी में स्थानांतरित कर देते हैं और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो रहा है बेटा, नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये टिश्यू कल्चर आपका। अब अपन बात करते हैं जो अपन ने अभी वेजिटेटिव या एसेक्सुअल जो जनन पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या महत्व है, क्यों आवश्यक है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो क्या होता है, ऐसे पौधों का निर्माण किया जा सकता है। देखो ध्यान अपना, अपने कहा कायिक जनन में, कायिक जनन में अपने बिना बीज वाले पौधे से, जैसे आपके केला है, बीज नहीं है, कैसे उगाओगे उसको, तो उसके जो रूट्स है उनके द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो बिना बीज वाले पौधे जैसे केला, बनाना, बनाना का जो प्रोडक्शन है, निर्माण है, अपन किसके द्वारा किया जा सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा किया जा सकता है। कम समय में अधिक उत्पादन। देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पौधे तैयार होते हैं ना, वो तीव्रता से वृद्धि करके विकसित हो जाते हैं, तो कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसी उजाड़ क्षेत्र को, कोई बंजर क्षेत्र है, रेगिस्तानी इलाका है, वहां से अपन टिश्यू कल्चर के द्वारा या किसी प्लांट्स के स्टेम है या रूट्स है या लीफ है, उनके द्वारा नए पौधे उगाकर शीघ्रता से उसको हरा भरा बना सकते हैं, ठीक है। तो शीघ्रता के साथ उसे हरा भरा बनाया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है बेटा, देखो, अच्छा, अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त पौधे हैं ना, वो पूर्ण रूप से पेरेंट्स के समान होते हैं। अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है तो पूर्ण रूप से जैसा जीव है बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी, लगभग कार्बन कॉपी प्राप्त होती है हमें। तो वो जो आनुवांशिक गुण है ना,
उनमें भी डिफरेंस नहीं आता, वैसे के वैसे गुणों वाले पौधे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बीज द्वारा पौधे उगाने हो वहां ये विधि उपयोगी है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लगते हैं, और इस विधि द्वारा प्राप्त पौधे गुणों में मात्र पौधे के पूर्णतः समान होते हैं। ठीक है, बिल्कुल समान। अच्छा, अपन इस विधि के द्वारा ऐसे पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं जिनमें कोई विशेष प्रकार का रोग नहीं हो, और अगर उस पौधे में रोग लगता हो ना तो उसमें ऐसे गुण उत्पन्न कर दे इस विधि के द्वारा कि वो उस रोग से लड़ने के लिए तैयार है। तो एकदम स्वच्छ और शुद्ध पौधे इस विधि के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने असेक्सुअल जनन की बहुत सारी विधियां पढ़ी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको ये जो समस्याएं हैं शायद उन समस्याओं को आप काफी हद तक दूर कर पाए होंगे। ठीक है, तो ये अपने जो रिप्रोडक्शन है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसका सेकंड पार्ट है जिसमें अपन ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का फेवरेट जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अपन बेटा इसकी चर्चा करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप इस वीडियो को ढंग से देखें और समझे। अच्छा, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, तो यहाँ ऊपर इससे पहले वाले वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा है, वहां क्लिक करके इस वीडियो के एंड में जो ऊपर लिंक आएगा वो इससे पहले वाले वीडियो का है, उससे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारी प्लेलिस्ट में विजिट नहीं किया है, कोई सा वीडियो नहीं देखा है, आप नए यूजर्स हैं, नए व्यूवर्स हैं, तो आप बेटा यहाँ पर जो नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके, हमारी प्लेलिस्ट में अलग अलग चैप्टर के हिसाब से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पे क्लिक करके आप सारे चैप्टर्स, जो अब तक 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, इस तरीके से पढ़ाया गया है कि अगर आप एक बार पढ़ोगे ना तो दोबारा आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो विश्वास जताया ना उस विश्वास के अनुसार आपके पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करते हैं अपन अगले वीडियो में। अपन पढ़ेंगे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।